नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो। और ये खास शो हम क्रेडिट पॉलिसी से ठीक पहले लेकर आए हैं, जिससे आपकी मदद हो डिसीजन लेने में कि इस बार आरबीआई का जो भी क्रेडिट पॉलिसी पे स्टांस होगा उसका असर बाजार पर क्या देखने को मिलेगा। दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं। मिस्टर धर्माकीर्ति जोशी जी, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं क्रिसिल के, और मिस्टर आशीष महेश्वरी, डायरेक्टर अरिहंत कैपिटल के। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है बिस्तक पे। नमस्कार। सबसे पहले जोशी जी, मैं आपके पास आता हूं। और आपका इस बार आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी से क्या एक्सपेक्टेशन है जो कि 5 अगस्त को आएगी? क्या आप मानते हैं कि ब्याज दरों में इजाफा देखने को मिल सकता है, और अगर हाँ तो कितने क्वांटम से? बिल्कुल, हमें लगता है कि आरबीआई का जो फोकस इन्फ्लेशन में है वो बरकरार रहेगा और आरबीआई इस पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक कर सकती है। इसके बाद भी हमें उम्मीद है कि आरबीआई रेट हाइक अक्टूबर पॉलिसी में भी करेगी। उसके बाद फिर वो वेट एंड वॉच मोड में आएंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन के क्या ट्रेंड्स हैं। तो अगर उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ तो फिर उसी हिसाब से डिसाइड करेंगे, डेटा ड्रिवन जिसको बोलते हैं। तो फिलहाल अभी रेट हाइक, 2 रेट हाइक हम देख रहे हैं। अच्छा, तो अगर रेट हाइक होगी सर, इस बार जो कंसर्न है ना वो इन्फ्लेशन को लेकर, तो ऑब्वियसली हर सेंट्रल बैंक की प्राथमिकता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाए। पर जो हम ऑफ लेट कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ा कूल ऑफ देख रहे हैं, तो क्या आरबीआई गवर्नर का स्टांस थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है जोशी साहब? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस, आपकी बात ठीक है, नीचे आए हैं। इवन एग्रीकल्चर कमोडिटी प्राइसेस थोड़ा नीचे आए हैं अपने पीक से। पर अगर आप उसको पिछले साल के लेवल से कंपेयर करें तो वो भी अभी मतलब डबल डिजिट्स में अभी भी उनमें इन्फ्लेशन है, काफी ऊपर बने हुए हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी वो ट्रेंड कितना सस्टेन होता है उसको वो देखने की आवश्यकता है। और अभी फिलहाल इससे इन्फ्लेशन जो ईयर ऑन ईयर मेजर होती है उसमें ज्यादा रिलीफ मुझे नहीं लगता कमोडिटी और क्रूड प्राइसेस के जो अभी फिलहाल लेवल्स हैं उनसे आएगा। और नीचे आएंगे तो फिर अगस्त दिखाई देगा। अच्छा, सवाल तो मेरा यही था कि 7.79% से घटकर 7.01% पे आई थी बीते महीने में इन्फ्लेशन। तो आप कूल ऑफ होता देखते हो? क्योंकि अगर कूल ऑफ हो गया ना सर, तो दिस इज बहुत बड़ा एक असर पड़ सकता है, और आरबीआई गवर्नर के पास थोड़ा कुशन हो जाएगा ब्याज दरों को लेकर। तो क्या इन्फ्लेशन यहां से और कूल ऑफ होगी? नहीं, कूल ऑफ तो बिल्कुल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनलेस आई थिंक ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं, क्रूड प्राइसेस दोबारा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, कमोडिटी साइकिल दोबारा टर्न हो जाता है। हमारा मानना यह है कि जो इन्फ्लेशन है वो लास्ट क्वार्टर में, जो कि अप्रैल जनवरी टू मार्च क्वार्टर है इस साल, इस फिस्कल ईयर का, उसमें इन्फ्लेशन कम होके 5.7% पे आ जाएगी, जो कि आरबीआई की अपर लिमिट से नीचे है। तो ये फिर भी मतलब ये उनकी जो उनका टारगेट है वो टारगेट 4% का है। पर अभी वो उस टारगेट को जल्दी से उस टारगेट पे नहीं पहुंच सकते, ग्रेजुअली पहुंचेंगे। और अगर ये ट्रेजेक्टरी बरकरार रहती है तो इस तरह से इसका मतलब ये है कि महंगाई की दर में सॉफ्टनेस आ रही है। पर कॉशन अभी हमें रखना है जहां तक मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है। तो इमीडिएटली उसका कुछ इमीडिएट असर नहीं होगा। ये तो एक्सपेक्टेशन है, आरबीआई भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5.8% हो जाएगी लास्ट क्वार्टर तक। तो अगर ये एक्सपेक्टेशन जल्दी मीट होती दिखाई देती है तो थोड़ा आरबीआई को राहत मिलेगी। अगर ये इसमें लग रहा है कि ये इसमें थोड़ा तंगी है इसको इस फोरकास्ट को मीट करने में, तो फिर वो आरबीआई उसी हिसाब से एक्ट करेगा। तो काफी हद तक जो अभी सिचुएशन है वो डेटा ड्रिवन है, इसमें पहले से डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है। ओके, आशीष सर, आपके पास मैं आ रहा हूँ। बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, और क्या जो रेट हाइक है वो ऑन कार्ड्स है? क्या बाजार ने इसको ऑलरेडी पचा लिया है? बिल्कुल, रेट हाइक तो सभी को मालूम है। ओनली थिंग इज कि 25 बेसिस पॉइंट होगा या 50 बेसिस पॉइंट होगा, अभी तो डिबेट सिर्फ उसका मैटर है। बट मेरा मानना है 50 अपर कैप है और 25 लोअर साइड है, क्योंकि 90 बेसिस पॉइंट लास्ट 2 महीने में बढ़ चुका है, तो इससे ज्यादा का स्कोप भी नहीं है। तो बट मेरा मानना है कि आरबीआई अहेड ऑफ द कर्व जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया और कंटिन्यूस 2 महीनों में रेट बढ़ाया है। तो 50 बेसिस पॉइंट तक बिल्कुल आ सकता है। और मैं जोशी जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पर आगे जाके जैसे इन्फ्लेशन कूल डाउन होगा तो जो इंटेंसिटी ऑफ रेट हाइक है वो कम होगा। तो बाजार उस बात को लेके ही एक्साइटेड है कि ये जो रेट हाइक है उसका सिलसिला जो है वो अब यहाँ पे थमेगा, और
हम ज्यादा रेट हाइक अब यहाँ से नहीं आता देखेंगे। तो मार्केट उससे ऑलरेडी फैक्टर इन कर रहा है। यही देखिए आप, इसलिए बैंकिंग स्टॉक्स वगैरह भी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्टॉक परफॉर्म करना भी स्टार्ट कर दिए हैं, एफआईज के फ्लोज भी आने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस, और ये जो भी रेट हाइक आता है इसको बाजार इसीलिए डाइजेस्ट कर लेगा। पर सर बाजार में तो धुआंधार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, और जैसे रिजल्ट सीजन का आगाज हुआ था, खैर अब तो हम रिजल्ट सीजन के एंड तक पहुंचते चले जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही आगाज हुआ था वैसे एफआईज ने अपने रूथलेस सेलिंग को रोक दिया आशीष जी, और ये उसका नतीजा ये हुआ कि 1.5 महीने में 14% का रिटर्न निफ्टी ने जनरेट कर दिया। यहां से मार्केट्स को कहां जाता देखते हो आप? जी, अब दो तीन चीजें जो पॉजिटिव हो रही है मार्केट के लिए उस पर डिस्कशन करना जरूरी है। सबसे पहले तो जो एफआईसी, जैसे आपने कहा कि सेलिंग उन्होंने रोक दिया है, क्योंकि एक जो उनके कंट्रीज, होम कंट्रीज में भी जो उनके रिडम्पशंस का प्रेशर आ रहा था वो आना अब थोड़ा कम हो गया है। दूसरा ये है कि यूएस जो मार्केट्स ने उसने भी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो बहुत ज्यादा लोग पैनिक नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात है कि एक वहाँ क्रिप्टो में बहुत लॉसेस हुए हैं इस बार यूएस एंड यूरोपियन मार्केट में, तो वहां पे भी क्रिप्टो में भी एक बॉटम बनने से कारण से जो फंड्स में आउटफ्लो थे वो कम हो गए, तो जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि ये इमर्जिंग मार्केट्स में दोबारा से पैसा बनाने के लिए आ गए हैं, और उनको भी मालूम है कि जो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में बनेगा वो कहीं डेवलप्ड मार्केट में निवेश करके बनाया नहीं जा सकता। तो अभी जरूर थोड़ा फ्लोस कम है, हम 1000 करोड़ 2000 करोड़ की बाइंग पर डे देख रहे हैं, बट वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट्स में। इसके अलावा मेरा मानना है जैसे क्रूड के प्राइसेस में हमने देखा कंटिन्यूअस गिरावट है, कमोडिटी साइकिल भी स्लो डाउन हुआ है, तो इन सब का फैक्टर भी आपको कंपनीज के नतीजों में देखने को मिल रहा है। और मेरा मानना है कि जो फर्स्ट क्वार्टर था उससे सेकंड क्वार्टर इनफैक्ट और बेटर रहने वाला है। जोशी साहब, मेरे दो सवाल होंगे। एक तो ये जो ब्लूमबर्ग का रीसेंट सर्वे हुआ है, इसमें वो बोल रहे हैं कि देयर इज अ जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसेशन इन इंडिया, और दूसरा ये है कि अमेरिका में तो लगातार 2 तिमाहियों से हम नेगेटिव जीडीपी देख रहे हैं। इस बार जो पहला फोरकास्ट आया इस क्वार्टर का, तो उसमें भी नेगेटिव -0.9% आई। तो क्या ये टेक्निकल इंडिकेटर है यूएस में रिसेशन का, जो कि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं? कि आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि यूएस में रिसेशन आ रहा है? देखिए, यूएस में जो रिसेशन है वो उनका नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च डिक्लेयर करता है, तभी उसको रिसेशन मानते हैं। अभी ये एक कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि 2 क्वार्टर आपने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखा है, पर रिसेशन डिक्लेयर करने के लिए उनको एम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर सेंटिमेंट और कंज्यूमर डिमांड और कई चीजें को एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों को पे ध्यान रखते हुए फिर डिसाइड करते हैं कि ये क्या रिसेशन कहलाने लायक है कि नहीं। अभी जो फिलहाल है, इस जो इंडिकेटर आया है कि 2 क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ है, इसमें इन्वेंट्रीज के कारण ज्यादातर वीकनेस दिखाई दी है। कंज्यूमर डिमांड अभी भी उनकी इतनी वीक नहीं हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये, क्योंकि एक नेगेटिव सरप्राइज भी है मार्केट के लिए, और ये भी दर्शा रहा है कि जो रिसेशन की प्रोबेबिलिटी थी वो अब बढ़ चुकी है। और अब S&P, हमारी पेरेंट कंपनी का मानना है कि करीब 40% प्रोबेबिलिटी है रिसेशन आने की यूएस में, जो कि एक छोटी प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते आप, बिल्कुल एज पे है। तो ये यूएस मार्केट में, यूएस इकोनॉमी में जो वीकनेस दिखाई दे रही है वो उसको दर्शा रहा है। और ये अभी वेट एंड वॉच है, क्योंकि देखिए जितनी भी प्रोजेक्शंस हुई हैं पिछले 1-2 सालों में, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो चाहे ग्रोथ की हो, वो बहुत ही हटके हो, मतलब जो आउटकम है वो बहुत ही अलग आया है। तो इसलिए इस समय इतने डिसरप्शन है कि प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। पर हाँ, प्रोबेबिलिटी रिसेशन की अवश्य बढ़ गई है। So sir, where is India standing right now? हमारे तो 5th consecutive month में 1.4 लाख करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ सिचुएशन कैसी है इंडिया में? नहीं, इंडिया की सिचुएशन तो अलग है, क्योंकि एक तो बात यह है कि इंडिया टिपिकली यूएस या एडवांस कंट्रीज से ज्यादा तेजी से ग्रो करता है। तो इंडिया में अगर जिस तरह की रिसेशन अगर आती है उसको ग्रोथ रिसेशन बोलते हैं, कि अगर आपकी 7% की बजाय आपकी 3% पे ग्रो कर रही है तो आपको वैसा ही महसूस होगा जैसे कि रिसेशन में महसूस होता है। तो ग्रोथ रेट नेगेटिव 2 क्वार्टर्स में आना बहुत ही रेयर इवेंट है। 50 साल के बाद हमने ये आपके 2019-20-21 में देखा जब कोविड आया। तो ये बहुत, इंडिया में उस डेफिनेशन से रिसेशन आना बहुत ही मुश्किल है। और हमारे यहाँ प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम है, क्योंकि इकोनॉमी अभी पैंडेमिक से रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है।
और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी कंडीशन काफी अच्छी है, कैश बैलेंसेस अच्छे हैं, उन्होंने अपने आप को डीलेवरेज किया हुआ है। तो ओवरऑल हमारी सिचुएशन इस साल में ग्रोथ की है। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आंकड़ों से, पर रिसेशन और की प्रोबेबिलिटी आई वुड एग्री कि 0% ही है इंडिया में, और बाकी देशों में ज्यादा है। यूरोप और यूएस में 40% के आसपास होगी, जापान में उससे थोड़ा कम होगी। तो इस तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। इंडिया के लिए ये रिसेशन वर्ड ही हमें यूज नहीं करना चाहिए, ओके, ग्रोथ राइट। रिसेशन यूज करना। हमारी तो ग्रोथ जारी है और हमारी गाड़ी बिल्कुल पटरी पे चल रही है। आशीष जी, अभी जो मार्केट्स की अर्निंग्स आए हैं उसको आपने कैसे देखा, और क्या ये अर्निंग्स आपकी एक्सपेक्टेशंस को बीट कर गई या फिर इन लाइन थी? इनफैक्ट इन लाइन से बीट, ये मैं उसको, यदि आप स्केल करने को कहें तो उस रेंज में लेकर मैं जाना चाहूंगा। मेरा मानना है जैसे बैंक्स ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जबकि उनके ट्रेजरी के लॉसेस थे इस बार, उसके बावजूद भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के कारण से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के होल्डिंग में लॉस हुआ, बट नेट इंटरेस्ट मार्जिन में काफी इंप्रूवमेंट आया, बैंक की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो एक बैंकिंग सेक्टर ने बिल्कुल आउट परफॉर्म किया। ऐसे ही मेरा मानना है एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसने जिसने काफी अच्छे नतीजे यहाँ पर पेश किए। आईटी एज उम्मीद के हिसाब से डिसअपॉइंटमेंट रहा, बट फिर भी मिड कैप जो आईटीज हैं उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन दिया। ऑटो कंपनीज के भी जो अभी तक नतीजे आए हैं, काफी बेहतरीन नतीजे हमें देखने को मिले। टीवीएस मोटर वगैरह के नतीजे देखें, मारुति ने भी जो से रेवेन्यू फ्रंट पे है वहाँ आउट परफॉर्म किया, बजाज ऑटो ने आउट परफॉर्म किया। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल यही सारे वो सेक्टर हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। यदि भारतीय बाजार देखे तो 35% जो वेटेज है वो बैंकिंग सेक्टर से ही आता है, फिर उसके बाद ऑयल एंड गैस वगैरह। तो ये सारे सेक्टर जहाँ आउट परफॉर्मेंस दिखा है, तो ये शो करता है कि जो चीजें ग्लोबल मार्केट में हो रही हैं उससे बेटर सिचुएशन आपकी बाजारों में है। प्लस एक मेरा मानना है जो लार्ज कैप कंपनियां हैं जहाँ पे बार्गेन पावर है, उनके पास में प्राइसिंग की पावर है, तो उन कंपनियों का नतीजा तो रिसेशन और नो रिसेशन, ग्रोथ और नो ग्रोथ, वो नतीजे तो अच्छे आते ही रहेंगे। तो वो वैसे ही मार्केट में हो रहा है, और यही एक एफआईज को एक पॉजिटिव इंडिकेशन भी दे रहा है कि क्यों उन्हें भारतीय बाजार में दोबारा निवेश के लिए आना चाहिए। वैसे 7% तो बढ़े थे जुलाई सीरीज में, और इस सीरीज का आगाज इतनी जबरदस्त तरीके से किया है। तो आशीष जी, अभी कुछ अगर आप सेक्टोरल थीम्स आइडेंटिफाई कर पाए जहां पर आपको लगता है कि ये ग्रोथ बरकरार रहेगी और वहां पर निवेशक धीरे धीरे ही सही लेकिन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स होंगे आपके रडार? जी, जैसे मैं पेंट सेक्टर को लेकर काफी बुलिश हूँ। मेरा मानना है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसने अभी तक अंडर परफॉर्म किया है, पर जो नतीजे हमें देखने को मिले एशियन पेंट्स की तरफ से, बिल्कुल इस सेक्टर की एक री रेटिंग होगी। तो यहाँ पे एशियन पेंट के साथ में कंसाई, नेरोलैक, बर्जर, इंडिगो पेंट, ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल बाइंग की जा सकती है। इसके अलावा मेरा मानना है जो नॉन फेरस सेक्टर है मेटल में, वहां पर भी आपको दोबारा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हिंडाल्को, वेदांता और एक पाइप बनाने वाली कंपनी महाराष्ट्र सीमलेस, ये तीनों स्टॉक मुझे पसंद है। और जहां तक बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स में निवेश करके ज्यादा पैसा बनेगा, ना कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के, क्योंकि वैल्यूएशन अभी भी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है 0.5 0.6 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, और उनकी बैलेंस शीट में अभी कोई एनपीएस के जो रेशियोज वगैरह वो काफी इंप्रूव हो गए। तो मुझे लगता है यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और करूर वैसा बैंक, इन तीनों बैंक्स में भी निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं। जोशी साहब, आप कैसे देखते हैं बैंकिंग सेक्टर को, स्पेशली जो क्रेडिट ऑफ टेक्स है बैंक का? क्या आपको लग रहा है अभी इकोनॉमी जिस पड़ाव पे खड़ी है, बैंकिंग और ग्रो हो सकता है इस फिस्कल या फिर अगले 1-2 फिस्कल्स तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर क्रेडिट ऑफ टेक में? नहीं, क्रेडिट ऑफ टेक तो अभी पिकअप किया है। अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा था वो 14.4% था, पर आपको ये देखने की आवश्यकता है कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अभी भी जीडीपी ग्रोथ से नीचे है। जीडीपी मतलब नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी अगर फर्स्ट क्वार्टर का आप देखेंगे तो वो 20% से ऊपर होगा इन्फ्लेशन को मिला के। तो क्रेडिट ग्रोथ अभी भी उसके आसपास नहीं पहुंची है। टिपिकली क्या होता है, जो क्रेडिट ग्रोथ होती है इकोनॉमी में वो जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा फास्ट होती है, पर अभी हमारी जो है क्रेडिट ग्रोथ अभी जीडीपी ग्रोथ से नीचे है। तो एक मतलब अभी कोई इम्प्रूवमेंट है डेफिनेटली, बट ये अभी कोई बहुत ही
जबरदस्त संकेत नहीं है। पर इसके 2-3 कारण हैं कि क्यों हुआ। एक तो इकोनॉमी, जैसा आपने कहा कि इकोनॉमी ने पिकअप किया है फर्स्ट क्वार्टर में। कोविड जो था उसका कोई फंक्शनल डिसरप्शन इकोनॉमी में नहीं दिखाई दिया है। रशिया यूक्रेन वॉर का असर रहा है, पर उसके बावजूद भी इकोनॉमी ने अच्छा किया। दूसरी बात यह है कि महंगाई की दर बढ़ी है फर्स्ट क्वार्टर में। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 15% था, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 7.3% था। तो अब इसका मतलब ये है कि जो वस्तुएं, जो इनपुट्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, उनके दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो अगर जब उनके दाम बढ़ते हैं तो आपको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है कॉर्पोरेट्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो जो अभी क्रेडिट ऑफटेक दिखाई दे रहा है खासकर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में भी, वो लार्जली वर्किंग कैपिटल के कारण है। और तीसरा कारण यह है कि जो बॉन्ड मार्केट्स ने रिएक्ट बहुत जल्दी किया आरबीआई पॉलिसी को, इंटरेस्ट रेट्स को, तो वो बहुत तेजी से बढ़ गए। तो कुछ जो बोरोवर्स हैं वो बॉन्ड मार्केट से बैंक की तरफ वापस भी आ रहे हैं। तो ये कुल मिला के इन फैक्टर्स के कारण क्रेडिट ग्रोथ दिखाई दे रही है। और आगे अगर ग्रोथ बरकरार रहती है जैसा कि उम्मीद है, तो क्रेडिट ग्रोथ को भी इससे सपोर्ट मिलेगा। पर अभी भी क्रेडिट ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ को ट्रेल कर रही है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को। नहीं तो जोशी साहब, फिर अगर एक आम आदमी को बताना हो तो क्या बताएं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार बैंक्स जो हैं अपने लोन दरों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये लोन दरें अभी और बढ़ेंगी क्या मौजूदा स्तरों से? बिल्कुल बढ़ेंगी। अभी तो देखिए, अगर आप देखें इसमें हाउसिंग, जो आरबीआई ने रिपो रेट बढ़ाया है उसके मुकाबले में अगर आप देखें, हाउसिंग लोन रेट उतना नहीं बढ़ा है, ऑटो लोन रेट तो बिल्कुल ही ऊपर नहीं गए हैं। तो अभी ट्रांसमिशन हो रहा है और अभी आगे चलते हुए और आपको डिपॉजिट रेट भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे और लेंडिंग रेट्स भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अभी डिपॉजिट रेट्स बहुत कम बढ़े हैं। सर, आपने थोड़े इन्फ्लेशन को टच किया था टॉपिक को, उसमें एक सवाल मेरा ये है कि रीसेंट स्टेप्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने उठाए थे एक्सपोर्ट पॉलिसी में, जो बदलाव किए थे, स्टील, शुगर, ऑयल कंपनीज पे विंडफॉल टैक्स भी लगाया था ताकि सप्लाई जो है उस पर कुछ बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन ना हो इंडिया में और महंगाई पे भी काबू पाया जा सके। तो आपको ये स्टेप्स कब तक फ्रूटिफाई होते नजर आते हैं? कब तक इनका असल जो इम्प्लीमेंटेशन है जो सरकार ने किया है उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? देखिए, ये तो जनरली इमरजेंसी मेजर्स थे, क्योंकि स्थिति ऐसी बनी हुई थी कि आप जो चीजें आप नॉर्मली नहीं करना चाहेंगे वो भी आपको करनी पड़ी। तो ये नॉर्मल पॉलिसी नहीं है, ये थोड़ा सा मतलब ये इमरजेंसी सिचुएशन को डील करने के लिए है। इसका ये जैसे ही सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी इसको वापस भी ले लिया जाएगा। विंडफॉल टैक्स तो आपको पता है सरकार ने वापस कर लिया। एक्सपोर्ट पॉलिसी, एक्सपोर्ट में जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो जो स्टील की अवेलेबिलिटी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए उसके कारण बढ़ गई और प्राइसेस भी थोड़ा नीचे आए। पर ये मेजर्स जो हैं ये लॉन्ग टर्म नहीं है और ये सिर्फ इमरजेंसी से डील करने के लिए। ओके, तो ये इमरजेंसी से डील करने के लिए सरकार ने स्टेप्स उठाए थे और विंडफॉल टैक्स को पार्शियली थोड़ा सा रोल बैक किया है और उसको समय समय पर सरकार रिव्यू भी करेगी। आशीष जी, मेरा सवाल आपसे होगा, अगला बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए आप क्या देखते हो और निफ्टी पे आप टारगेट्स क्या लेकर चल रहे हो? क्लाइंट्स को आपने क्या एडवाइस किया है? हम खड़े हैं 17,200 17,100 की रेंज पे। क्या अभी यहां से इस फिस्कल में और तेजी पकड़ सकते हैं या फिर अब वेट करें और गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? मेरा तो रजत जी मानना रहेगा कि 18,000 का निफ्टी दिवाली से पहले आप देखेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन यही है कि एफआईज की तरफ से जो बिकवाली रुक गई है, तो अभी क्या डोमेस्टिक मनी भी स्टॉक मार्केट्स में आ रहा है और एफआईज मनी भी मार्केट में आ रहा है। तो टिपिकली आपको सेलर ही नहीं है जो बड़ी क्वांटिटी में सेल करके मार्केट्स को नीचे लेकर आ पाए। तो इसलिए एक बड़ा रीजन है कि मैं बुलिश हूँ मार्केट्स को लेकर। दूसरी जो ट्रिगर और है, मेरा मानना है कि एक जो यदि जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स अच्छे आते हैं तो वो एक ट्रिगर बनेगा। इन्फ्लेशन का जैसे ही एक आंकड़ा अगले महीने में यदि कम हो जाता है तो वो ट्रिगर बनेगा, क्योंकि वहां से ये श्योरिटी हो जाएगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का साइकिल थोड़ा थम गया है। और मेरा मानना है जब तक क्रूड के प्राइसेस और कमोडिटी के प्राइसेस का लोअर साइकिल कंटिन्यू रहेगा तब तक आप देखेंगे कि मार्केट में बॉन्सी बनी रहेगी। तो कई सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि रशिया यूक्रेन का जो फैक्टर है वो अब बिल्कुल पीछे छूट गया है और जितनी भी इकोनॉमीज हैं वो अपनी अपनी अर्थव्यवस्था के हिसाब से परफॉर्म कर रही हैं। और इंडियन इकोनॉमी इनफैक्ट जैसा आपने भी कहा कि 0% चांसेस हैं रिसेशन के, तो एक बहुत बड़ा कंफर्ट फैक्टर दे गया है ये वाला पोल कि आपको बाजारों में क्यों निवेशित रहना चाहिए। और अभी भी
निवेश के मौके ढूंढे जा सकते हैं और निवेश किया जा सकता है। जोशी साहब, लास्ट सवाल होगा आपसे। आपने बोला कि ब्याज दरें इस बार भी आरबीआई गवर्नर बढ़ाएंगे, लेकिन आरबीआई गवर्नर की कमेंट्री में आप क्या सुनना चाहेंगे? कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको आप क्लोजली वॉच करोगे सर? देखिए, एक तो है कि वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन की फोरकास्ट को क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी वो उनको बदलेंगे। तो एक तो वो स्टेबिलिटी आपको ग्रोथ इन्फ्लेशन में दिखाई देगी। दूसरा, वो इस बात की पे फोकस करेंगे कि जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आए हैं तो वो उनको थोड़ा रिलीफ दे रहा है। पर अभी भी उनकी कमेंट्री इन्फ्लेशन फोकस्ड ही रहेगी, और वो जब तक महंगाई की दर उनके एटलीस्ट अपर बैंड से नीचे नहीं आ जाती तब तक वो उनका जो फोकस है वो इन्फ्लेशन पे ज्यादा रहेगा। ग्रोथ पे फोकस है, पर ऑब्वियसली आप दोनों पे नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो पहले ग्रोथ को नीचे लाती है, फिर इन्फ्लेशन नीचे आता है। तो अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं तो आपको ग्रोथ नीचे ला ही रहे हैं। तो अभी जो फोकस है वो महंगाई की दर को काबू में लाने पे बना रहेगा। यही मेरे ख्याल से इस बार जो फोकस पॉइंट गिनवाया था वो फेड चेयर ने भी अपनी स्टेटमेंट में गिनवाया था जोशी साहब। अमेरिका में भी यही बात हुई थी कि ग्रोथ को स्लो डाउन कर लें तो सप्लाई डिमांड जो मिसमैच है वो थोड़ा पूरा होता हुआ नजर आएगा। क्या उसी फ्रंट पे चलेंगे आरबीआई गवर्नर? नहीं, देखिए, ऐसा है, जो यूएस में इन्फ्लेशन है उसमें डिमांड भी फैक्टर है, सप्लाई भी फैक्टर है। इंडिया में ज्यादा ये जनरली एक सप्लाई शॉक है। हमारे यहाँ डिमांड उतनी कभी बढ़ी नहीं, हमने उतना स्टिमुलस भी नहीं दिया इकोनॉमी को। तो अभी होता यह है कि इस स्थिति में आरबीआई क्या करेगा कि अगर सप्लाई शॉक आ रहा है इकोनॉमी में तो उसका जो सेकेंड राउंड इफेक्ट होता है उसको थोड़ा कंट्रोल करता है, डिमांड को रिड्यूस करके, जीडीपी ग्रोथ को रिड्यूस करके। तो ये सेकेंड राउंड इफेक्ट के लिए ही पॉलिसी ऑपरेटिव है इंडिया में। यूएस में एक्चुअली डिमांड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट उनका मतलब काफी, उसमें एम्प्लॉयमेंट काफी स्ट्रांग है। कंज्यूमर डिमांड अभी भी मतलब बरकरार है। इंटरेस्ट रेट का असर पड़ना शुरू हो रहा है वहां पे। तो उनकी स्थिति थोड़ा अलग थी, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्टिमुलस दिया था। इंडिया में ये जनरली सप्लाई शॉक ही है और उसका सेकेंड राउंड इफेक्ट को कंट्रोल करना है। यूएस और इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी का एम तो महंगाई की दर को कंट्रोल करने का है, पर वो क्यों महंगाई आई वो उसके अलग अलग कारण है। राइट। जोशी सर, बहुत शुक्रिया अपना समय बिस्तक को देने के लिए और इस पॉलिसी से पहले अपना समय निकालकर अब बिस्तक पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष जी, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजार पे बात करने के लिए। धन्यवाद। फिलहाल इस शो से इतना ही। बिस्तक पे तमाम खबरें जारी रहेंगी और बिजनेस जगत की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तक। नमस्कार।